एक ऐसा हाईजैक जिसे सुनकर आपको लगेगा व्हाट, सीरियसली ऐसा रियल लाइफ में भी हो सकता है? वेल, एक ऐसा हाईजैक जो किसी मूवी के सीन की तरह लगता है, लेकिन ये रियल लाइफ में हुआ है, पाकिस्तान में, या यूं कहा जाए कि इंडिया में। इस हाईजैक की शुरुआत होती है 25 मई 1998 को। 25 मई को PIA की फ्लाइट 544 फोकस 27 को गवादर से कराची जाना था। गर्मी का मौसम था, टेम्परेचर ऑलमोस्ट 31 डिग्रीज था। संडे का दिन अच्छा खासा गर्म था। इस फ्लाइट में ऑलमोस्ट 33 लोग चेक इन करते हैं, जिनमें इस कहानी के 3 मेन कैरेक्टर्स जमाल हुसैन, अनवर हुसैन और गुलाम हुसैन भी शामिल थे, जो तुर्बत से इस फ्लाइट में बैठे थे। फिर यह फ्लाइट तुर्बत से गवादर आई थी और अब गवादर से कराची की तरफ जाना था। सब पैसेंजर्स को अपनी मंजिल तक पहुंचने का इंतजार था। कोई अपनी फैमिली से मिलने जा रहा था तो कोई घूमने के लिए, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस सफर में उनके साथ क्या होने वाला था। कोई नहीं जानता था कि वो कराची नहीं कहीं और जाने वाले थे। थोड़ी देर बाद प्लेन के पायलट कैप्टन उज़ैर खान और को पायलट मोहम्मद फैसल प्लेन में आते हैं और एग्जैक्टली 5:55 पर यह फ्लाइट टेक ऑफ करती है। इस फ्लाइट में 5 क्रू मेंबर्स थे, कैप्टन उज़ैर खान, को पायलट मोहम्मद फैसल और 2 एयर होस्टेस खालिदा आफरीदी और अस्मा ईरानी, और इनके साथ एक ग्राउंड इंजीनियर सज्जाद चौधरी भी थे, जो एक पैसेंजर की ही तरह ट्रैवल कर रहे थे। लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, इस प्लेन के टेक ऑफ से 3 दिन बाद यानी 28 मई को पाकिस्तान बलोचिस्तान के शगाई डिस्ट्रिक्ट के हिल्स में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करने वाला था। 1998 तक इंडिया ऑलरेडी 2 न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर चुका था और पाकिस्तान अभी तक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे था। इसलिए ये टेस्ट पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था और पाकिस्तान नहीं चाहता था कि इस टेस्ट से पहले कुछ भी गलत हो। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जिस एरिया में ये टेस्ट कंडक्ट किया जाना था, उस एरिया में बलोचिस्तान की लोकल पॉपुलेशन रहती थी, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उस एरिया में सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही रहते थे, और जो रहते थे उन्हें भी वहाँ से शिफ्ट करवा दिया गया था। सब कुछ सेट कर दिया गया था, सब तैयारियां मुकम्मल थी, लेकिन हिस्ट्री गवाह है कि हमेशा जिसका डर होता है वही होता है। 25 मई को इस फ्लाइट के टेक ऑफ से ठीक 1 घंटे बाद इस फ्लाइट को कराची एयरपोर्ट पर लैंड करना था। सफ़र लंबा नहीं था, क्या गलत हो सकता था, बल्कि क्या गलत हो चुका था। अब फ्लाइट टेक ऑफ तो कर चुकी थी, सफ़र का आगाज भी हो चुका था। पायलट प्लेन चला रहा था और सारे क्रू मेंबर्स अपने कामों में मसरूफ थे। कुछ लोग सोए हुए थे और कुछ खिड़की के बाहर का नज़ारा देखकर एंजॉय कर रहे थे। फिर पैसेंजर सीट से एक आदमी उठता है और कॉकपिट तक जाने की कोशिश करता है, जो काफ़ी अनयूजुअल था। इसलिए एक एयर होस्टेस उस आदमी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उस एयर होस्टेस को धक्का देकर कॉकपिट में घुस जाता है और अपनी गन निकालकर कैप्टन उज़ैर खान पे पॉइंट कर देता है और कहता है प्लेन हाईजैक हो चुका है। कैप्टन उज़ैर बुरी तरह से डर चुके थे, उनकी जिंदगी गन पॉइंट पे थी। फिर उस आदमी के 2 और साथी पैसेंजर सीट से उठे और अपने हथियार निकालकर सारे पैसेंजर्स को हॉस्टेज बना लिया। अब सब डरे हुए हैं, सबको सफ़र भूल गया, सबकी एक्साइटमेंट और जोश खत्म हो गया था। हर किसी की सांस अटक गई थी, किसी को नहीं पता था कि कब कौन मारा जाएगा। हर किसी के सर पर जैसे मौत खड़ी थी। इस फ्लाइट से कितने लोग जिंदा जाएंगे और कितने नहीं, किसी को नहीं पता था। ये वही 3 पैसेंजर्स थे जो जमाल हुसैन, अनवर हुसैन और गुलाम हुसैन के नाम से फ्लाइट में सफ़र कर रहे थे, लेकिन उनके असली नाम तो ये थे ही नहीं। उनके असली नाम शहसवार बलोच, सबीर बलोच और शबीर रिंद थे, जो बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे। कॉकपिट में मौजूद हाईजैकर कैप्टन उज़ैर खान से डिमांड करता है कि प्लेन को इंडिया के कैपिटल न्यू दिल्ली ले जाया जाए। उन हाईजैकर्स की डिमांड थी कि पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर टेस्ट कैंसिल कर दे और बलोचिस्तान के पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आज़ाद किया जाए। मतलब इस हाईजैक का बेसिक मकसद था पाकिस्तान गवर्नमेंट का ध्यान अपनी तरफ खींचना और अपनी डिमांड्स पूरी करवाना, खासकर उस न्यूक्लियर टेस्ट को कैंसिल करवाना। लेकिन अगर उस दिन वो न्यूक्लियर टेस्ट कैंसिल हो जाता तो शायद पाकिस्तान आज भी बहुत पीछे होता। उन हाईजैकर्स को लगा क्योंकि वो पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ हैं तो शायद इंडिया से उन्हें हेल्प मिले, क्योंकि एक ऐसा ही इंसिडेंट इंडिया में भी हुआ था जब 1993 में एक सिख ने इंडिया के किसी प्लेन को हाईजैक कर लिया था और उसे लाहौर ले जाने की डिमांड की थी।
जिस वजह से मीडिया और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से उसकी डिमांड्स को अटेंशन मिली थी और ये हाईजैकर्स भी उसी इंसिडेंट से इंस्पायर थे। खैर, इसकी गहराई में ना जाते हुए हम अपनी स्टोरी पे वापस आते हैं। अब पायलट के सर पे बंदूक ताने वो आदमी खड़ा हुआ है, लेकिन पायलट ने प्लेन को न्यू दिल्ली ले जाने से मना कर दिया, ये कहकर कि न्यू दिल्ली 1100 किलोमीटर की दूरी पर है और प्लेन में इतना फ्यूल नहीं है कि उसे इतनी दूर ले जाया जा सके। जिस पर उन हाईजैकर्स ने सारे पैसेंजर्स को मारने की धमकी दी और फिर कैप्टन उजैर कुछ सोचकर कहते हैं कि हम इस प्लेन को इंडिया के न्यू दिल्ली नहीं ले जा सकते, लेकिन इंडिया के भुज में लैंड करवा सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ 300 किलोमीटर की दूरी पर है और फिर वहां से प्लेन को रिफ्यूल करवा के न्यू दिल्ली ले जाया जा सकता है। पायलट के पास कोई और चारा नहीं था, उसने ना चाहते हुए भी प्लेन की डायरेक्शन बदल दी और फिर पायलट भुज एयरपोर्ट को कॉन्टैक्ट करके वहाँ लैंड करने की परमिशन ले लेता है। तो वैसे तो ये दिल्ली का कह रहे हैं, मगर मेरे पास इतना तेल नहीं। उनके पास एक मैप होता है जिसके अकॉर्डिंग अगर वो इंडिया जा रहे हैं तो उन्हें इंडिया की एक नदी सिर क्रीक प्लेन से नजर आनी चाहिए। वो एक कुछ मैप लेके आए थे अपने साथ। कुछ देर बाद उन्हें वो नदी भी नजर आने लगी थी, मतलब वो इंडिया की तरफ ही जा रहे थे और काफी देर सफर करने के बाद उन्हें इंडिया का फ्लैग फाइनली नजर आने लगा था। एयरपोर्ट पे इंडिया का झंडा लहरा रहा था, जिसका मतलब था कि वो फाइनली इंडिया पहुंच गए थे। लेकिन वहां आसपास काफी अंधेरा था, लेकिन क्योंकि वो इंडिया पहुंच चुके थे इसीलिए उन्होंने आसपास की चीजों पे ज्यादा गौर नहीं किया। वहां मौजूद सब इंसान डरे हुए थे, क्रू मेंबर्स, पैसेंजर्स, एयर होस्टेस, किसी को नहीं पता था कि अब उनके साथ क्या होने वाला था। क्या वो इंडिया से कभी वापस भी जा पाएंगे? क्या इंडियन अथॉरिटीज उन्हें अपने मुल्क वापस जाने देंगी? और फिर देर रात के वक्त प्लेन फाइनली लैंड करता है। हाईजैकर्स फाइनली अपनी मंजिल तक पहुंच गए थे। काफी देर तक एयरपोर्ट पर खामोशी छाई रहती है और फिर काफी देर बाद प्लेन का दरवाजा खुलता है और इंजीनियर सज्जाद चौधरी को खाना और पानी लाने के लिए भेजा जाता है। उनके हाथों एयरपोर्ट अथॉरिटीज को एक इम्पोर्टेंट मैसेज भी भेजा गया था। वो हाईजैकर्स डिमांड करते हैं कि हमें आधे घंटे के अंदर फ्यूल चाहिए। ऑब्वियसली वो इसीलिए यहाँ पर आए थे। जिस पर वहाँ मौजूद एयरपोर्ट के डीसी, जिन्होंने अपना नाम गोपी चंद बताया था, वो कहते हैं कि आपने जहाँ पर ये प्लेन लैंड करवाया है ना, वो एक डिजर्ट एरिया है। यहाँ दूर दूर तक कोई भी आबादी नहीं है, आपको इतनी जल्दी फ्यूल नहीं मिल सकता, फ्यूल आने में थोड़ा वक्त लगेगा। फिर वो हाईजैकर्स गुस्सा होकर कहते हैं कि अगर आधे घंटे के अंदर फ्यूल नहीं मिला तो हर 5 मिनट में एक लाश गिरेगी। जिस पर वो ऑफिसर लापरवाही से कहते हैं कि ये सब लोग तो वैसे भी हमारे दुश्मन हैं, आप चाहे तो सबको अभी मार दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। काफी देर बातचीत चलती है। वो ऑफिसर्स और हाईजैकर्स से काफी फ्रेंडली होने लगते हैं। वहाँ मौजूद ऑफिसर्स और हाईजैकर्स में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। वहाँ मौजूद 3 ऑफिसर्स के नाम रामचंद्र, मनोज कुमार और गोपी चंद थे। गोपी चंद उनके साथ ज्यादा इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन मनोज कुमार और रामचंद्र के साथ अब वो हाईजैकर्स काफी कंफर्टेबल हो गए थे। काफी देर तक उनके बीच बातें चलती हैं, कभी घर की बातें, कभी पाकिस्तान के ऊपर लतीफे, कभी हाईजैकर्स के लिए खाना भिजवाया जाता, कभी पानी, कभी कोल्ड ड्रिंक्स, मतलब कि उनकी अच्छी खासी खातिरदारी की जा रही थी। सब कुछ हाईजैकर्स की ही डिमांड्स के अकॉर्डिंग हो रहा था, सब कुछ उन्हीं के प्लान्स के अकॉर्डिंग जा रहा था। लेकिन कुछ तो था जो उन हाईजैकर्स से छूट रहा था। कोई तो गलती थी जो वो हाईजैकर्स कर गए थे, लेकिन क्या? काफी देर हो गई थी, सुबह होने में सिर्फ 2 घंटे रह गए थे। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आप यकीन नहीं कर पाओगे। जब हाईजैकर्स को लगा कि सब उन्हीं के हाथ में था, तभी उन्हीं के कंट्रोल से सब कुछ निकल गया। मौका मिलते ही ऑफिसर मनोज कुमार और रामचंद्र ने उन हाईजैकर्स को दबोच लिया और अपने कब्जे में कर लिया। फिलहाल तो उन हाईजैकर्स को कुछ समझ में नहीं आया कि उनके साथ क्या हुआ था। ये ऑफिसर्स तो उनके दोस्त थे, फिर वो उनके साथ क्यों धोखा कर रहे थे? क्या वो पाकिस्तानी अथॉरिटीज से मिले हुए थे? और ये वो वक्त था जब उन हाईजैकर्स के होश उड़ गए, मानो उन पे कयामत टूट पड़ी हो। वो कभी इंडिया पहुंचे ही नहीं थे, वो तो पाकिस्तान में ही थे। ये भुज एयरपोर्ट नहीं बल्कि हैदराबाद एयरपोर्ट था। लेकिन कैसे? इस कैसे का जवाब पाने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं, जब हाईजैकर्स कैप्टन उजैर के ऊपर बंदूक ताने हुए थे। कैप्टन उजैर खान के ऊपर ऑब्वियसली बहुत प्रेशर था, उनकी बात मानने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। अब गन पॉइंट पे खड़ा आदमी और क्या ही कर सकता है। लेकिन हाईजैकर्स को मालूम नहीं था कि उनके सामने बैठा वो शख्स उनसे कई ज्यादा स्मार्ट है। प्लेन में एक ट्रांसपोर्टर लगा हुआ था जिसे कैप्टन उजैर ने हाईजैक मोड पे सेट कर दिया था।
जिस वजह से ग्राउंड पे मौजूद ट्रैफिक कंट्रोलर्स को ये सिग्नल मिल गया था कि फ्लाइट 544 हाईजैक हो चुकी है। कैप्टन उजैर ने जिस एयरपोर्ट को कांटेक्ट किया था वो भुजे एयरपोर्ट नहीं बल्कि हैदराबाद एयरपोर्ट थी, लेकिन क्योंकि एयरपोर्ट्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहले ही पहुंच चुकी थी कि फ्लाइट 544 हाईजैक हो चुकी है, तो उन्होंने भी ऐसा ही प्रिटेंड किया कि वो भुजे एयरपोर्ट है। इसके बाद सारी अथॉरिटीज अलर्ट हो गई, हैदराबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई और एयरपोर्ट पे मौजूद सारे होर्डिंग्स, बोर्ड्स और साइंस हटा दिए गए और सारी लाइट्स बुझा दी गई। इवन सारे हैदराबाद शहर को ब्लैक आउट कर दिया गया ताकि प्लेन के इंटर होते ही उन हाईजैकर्स को ये पता ना चले कि वो एग्जैक्टली किस जगह पर है। इसके बाद हैदराबाद एयरपोर्ट पर इंडिया का झंडा लगाया गया। इवन हैदराबाद में फजर की अजानें भी रोक दी गई। उस दिन किस्मत भी पाकिस्तान का साथ दे रही थी। उन हाईजैकर्स के पास जो मैप था जिसके अकॉर्डिंग अगर वो इंडिया जा रहे हैं तो उन्हें सिर क्रीक रिवर नजर आनी चाहिए थी जो सिंध और भुज के बीच में है। उन्हें नदी तो नजर आई लेकिन वो सिर क्रीक रिवर नहीं बल्कि दरियाए सिंध था, जिसे देखकर वो ये समझ बैठे कि वो भुज जा रहे हैं। उसके बाद जब एयरपोर्ट पे लैंडिंग हुई तो वहाँ कुछ खास रोशनी नहीं थी, सारी लाइट्स बंद की जा चुकी थी, इसीलिए वहाँ मंजर का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। रेंजर्स और पुलिस की गाड़ियाँ वहाँ पर पहुँची लेकिन उनकी लाइट्स बंद थी और जितने भी ऑफिसर्स वहाँ मौजूद थे उन सब ने इंडियन ड्रेसअप कर रखा था और बात भी हिंदी में ही कर रहे थे। जो ऑफिसर मनोज कुमार बनकर उन हाईजैकर से मिले थे वो असल में सीनियर सुपरिंटेंडेंट अख्तर घोरचाई थे। अख्तर घोरचाई को काफ़ी अच्छी हिंदी आती थी और उन्होंने इतनी समझदारी से इस मसले को हैंडल किया कि हाईजैकर्स को एक पल के लिए भी शक नहीं हुआ। एएसपी उस्मान अनवर जो हाईजैकर से रामचंद्र बन के मिले थे, वहां पर कई पाकिस्तानी ऑफिशियल्स मौजूद थे जिनमें सीनियर सुपरिंटेंडेंट अख्तर घोरचाई, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट उस्मान अनवर, हैदराबाद के डीसी सुहेल अकबर शाह और पाकिस्तान के रेंजर मेजर आमिर शामिल थे। उन्हीं की इतनी गहरी प्लानिंग की वजह से इतने सारे लोग बच गए और डीसी सुहेल शाह ने अपना नाम गोपी चंद बताया था, जिन्होंने इस मसले को हैंडल करने के लिए हाईजैकर से कहा था कि आपको फ्यूल देंगे लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। हाईजैकर्स के साथ प्लेन में मौजूद हर इंसान को यही लग रहा था कि वो इंडिया में हैं। सच्चाई सिर्फ कैप्टन उजैर खान को मालूम थी। अगर हाईजैकर्स को जरा भी शक हो जाता तो वो कैप्टन उजैर खान को जान से मार सकते थे। इतना बड़ा रिस्क उन्होंने अपनी जान पे अकेले लिया, जिसके लिए उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। जब इंजीनियर सज्जाद चौधरी को मैसेज के साथ एयरपोर्ट अथॉरिटीज के पास भेजा गया तब उन्हें पता चला कि वो एक्चुअल में पाकिस्तान में हैं। इसके बाद उन हाईजैकर से झूठ कहा गया कि सज्जाद चौधरी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, इसलिए वो पानी नहीं ला सकते, इसलिए हमें अपने किसी ऑफिसर को भेजना पड़ेगा। जिस पर पहले तो वो नहीं माने लेकिन फिर बहुत इंसिस्ट करने पर आखिर मान गए और फिर अख्तर घोरचानी मनोज कुमार बनकर और उस्मान अनवर रामचंद्र बनकर उनके लिए पानी लेकर गए। ये प्लान इतना फुल प्रूफ था कि इवन जो बॉटल्स जहाज में भेजी गई उनका भी खास ख्याल रखा गया कि कहीं किसी बोतल पे कोई उर्दू टैग या लेबल ना हो। प्लेन में सिर्फ वही बोतल्स भेजी गई जिनकी लेबल्स इंग्लिश में हो, उर्दू में नहीं। प्लेन की तरफ जाते हुए अनवर उस्मान को ये ख्याल आया कि उनकी जेब में पैसे हैं, पाकिस्तानी पैसे। अगर हाईजैकर्स ने उनकी तलाशी ली तो सब खत्म, इसलिए उन्होंने अपने पैसे निकालकर वहाँ किसी पत्थर के नीचे रख दिए। मतलब हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखा गया था क्योंकि सबके सर पर मौत खड़ी थी, एक गलती और सब मारे जाएंगे। फिर अख्तर घोरचानी और उस्मान अनवर ने कैसे तो करके उनसे कम्युनिकेशन करने की कोशिश की और उनके साथ हिंदी में ही बात करने लगे। पहले तो वो हाईजैकर्स उनसे बात करने में हेजिटेट हो रहे थे, लेकिन फिर धीरे धीरे वो उनका यकीन जीतने में कामयाब हो गए। काफी देर तक बातें चलती हैं, कभी घर की कोई बात, कभी पाकिस्तान पे लतीफे सुनाने लगे। अब बातों बातों में हाईजैकर्स ऑफिसर से डिमांड करते हैं कि अंदर बहुत गर्मी है, हमें फैंस चाहिए। इसलिए अख्तर घोरचानी अथॉरिटीज से कांटेक्ट करके जनरेटर मंगवा लेते हैं और जनरेटर के बहाने आईएसआई के मेजर आमिर प्लेन में इंटर कर जाते हैं। प्लेन को लैंड हुए अब तक 3 घंटे हो चुके थे और 3 घंटे में मेजर आमिर वो पहले इंसान थे जो प्लेन में इंटर हुए थे। 7 घंटे ये स्ट्रगल चलती रही, कभी उनके लिए खाना, कभी पानी, कभी कोल्ड ड्रिंक्स, और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि उनका यकीन जीतकर उन्हें हिरासत में लिया जा सके, क्योंकि सबको शक था कि शायद उनके पास बॉम्ब्स वगैरह हों तो वो सब मारे जा सकते हैं। इसलिए कोई भी जल्दबाजी बहुत घातक साबित हो सकती थी। उन हाईजैकर्स के साथ इतना वक्त गुजारने के बाद उन्हें ये तो यकीन हो गया था कि उनके पास सिर्फ गन्स हैं, कोई बॉम्ब्स या बड़ा हथियार नहीं।
फिर मौका मिलते ही अख्तर गोरचानी, उस्मान अनवर और मेजर आमिर ने उन तीनों हाईजैकर्स को दबोच लिया। उन हाईजैकर्स को समझ ही नहीं आया कि उनके साथ क्या हुआ था। अगले ही पल वहां 30-35 गाड़ियां रोशनियों के साथ आवाजें करती आ गई थी। उसके बाद उन हाईजैकर्स को अरेस्ट कर लिया गया और सारे पैसेंजर्स को सेफली उसी प्लेन में कराची पहुंचाया गया और 28 मई को प्लान के अकॉर्डिंग न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया गया। इस कहानी से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्लेन में मौजूद हर एक इंसान बहुत ज्यादा स्मार्ट था। नो डाउट हमारी कंट्री में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जब बात आवाम की जिंदगियों की आती है तो आर्मी हर हद पार कर जाती है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर पाकिस्तानी को पता चले कि पाकिस्तान की आर्मी कोई मजाक नहीं है।